चलिए जी, तो वो कहता है कि जी शेयर मीन्स द एप्रोप्रिएशन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी आउट ऑफ द प्रीवियसली अनएप्रोप्रिएटेड कैपिटल। वो कैपिटल जो आज तक कभी किसी को बांटी नहीं है, आज आप उसको बांटने जा रहे हैं। और शेयर्स को अलॉट कौन कर सकता है? उन्होंने साफ साफ कह दिया जी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, विद द एक्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनके पास ये पावर रहती है कि वो शेयर्स अलॉट कर सकते हैं ऑफ अ कंपनी ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ द शेयर टू द पर्सन जिन्होंने अप्लाई किया है। एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन आनी जरूरी है, और साथ में शेयर एप्लीकेशन के शेयर एप्लीकेशन मनी भी आती है। इट इज ऑन द अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स कम इनटू द एग्जिस्टेंस। और जब कभी शेयर्स को अलॉट किया जाता है तभी वो एग्जिस्टेंस में आते हैं। आप ये मत कहना कि सर आज से पहले 10 लाख शेयर कंपनी के पास है, कंपनी के पास नहीं थे। जब वो अलॉट हुए उस दिन वो शेयर्स पैदा हुए, क्रिएट हुए, फॉर द फर्स्ट टाइम दे केम इनटू द एग्जिस्टेंस। आप ये नहीं कह सकते आज से पहले ये शेयर कंपनी के पास है, कंपनी के पास भी नहीं थे, तो कंपनी ने आज उनको इशू किया, अलॉट किया पहली बार। इन दैट केस शेयर्स कम इनटू एग्जिस्टेंस। The following are the general principles should be observed with regard to the allotment of the securities. Point number 1, the allotment should be made by the proper authority. ठीक है जी, अलॉटमेंट वही करे जिसके पास प्रॉपर अथॉरिटी हो। अथॉरिटी किसके पास है? मैंने आपको पहले ही बताया, बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है ऑफ द कंपनी, और इट मे बी अ कमिटी। अभी ना मैं जब आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चैप्टर में लेकर जाऊंगा, वहां पे हम पढ़ेंगे अलग अलग कमिटीज। देखिए क्या होता है, लेटर से मेरा बोर्ड बहुत ही बिजी है और बहुत ही हाई फंडू लोग हैं जी उसके अंदर। ठीक है, इन दैट केस हर बार बोर्ड को नहीं बुला सकते। ठीक है, आज कोई आया जी 10 लाख रुपया देकर कहता है सर मेरे को शेयर इशू कर दो, तो हमने कहा चलो बोर्ड से पूछना पड़ेगा। अब हर रोज तो 2 दिन के बाद बोर्ड नहीं ना आ सकता। ठीक है, तो मेनी ए टाइम्स जो बोर्ड है वो अपनी ये पावर को डेलीगेट कर देते हैं, कमिटी बनाते हैं। लेट से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर कितने डायरेक्टर हैं? 15। ठीक है, 15 डायरेक्टर्स हैं। उन्होंने एक कमिटी बनाई 4 डायरेक्टर्स की और कहा कि जी आपको ये काम डेलीगेट किया जा रहा है। अब कभी भी शेयर कभी किसी को अलॉट करने हो तो बस आप 4 मिलके डिसाइड कर लेना, हाँ ना देने हैं, कितने पर देने हैं, सारी चीजें। हर बार 15 डायरेक्टर्स को बुलाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो देयर फ्रॉम देयर इट केम अप द कॉन्सेप्ट ऑफ कमिटीज। ठीक है, बोर्ड कमिटीज, जिसमें बोर्ड अपने ही पैनल में से कुछ लोगों को जो स्पेशलाइज्ड होते हैं उस नॉलेज, उस एरिया के, उन स्पेशलिस्ट को मिलाकर एक कमेटी बना देता है और उस कमेटी को अपनी सारी पावर्स डेलीगेट कर देता है। ठीक है, क्योंकि बोर्ड इतना फ्रीक्वेंटली नहीं मिल सकता बार बार। ठीक है, बोर्ड को बुलाना, बोर्ड मीटिंग्स करवाना इतना आसान नहीं होता कुछ कंपनीज में जिनके बोर्ड बहुत ही बड़े होते हैं। सो वो कहते हैं कि जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर सकते हैं प्राइमरीली, और वो चाहे तो अपनी ये पावर किसी कमेटी को भी ऑथराइज कर सकते हैं कि जी आपको ये अथॉरिटी दी जा रही है कि आज के बाद से अगर अलॉटमेंट है तो वो आप कर सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ बोर्ड। ये बात समझ में आई आपको? कमेटी इज नथिंग बट द ग्रुप ऑफ द पीपल फ्रॉम द बोर्ड जिन्होंने कमेटी बनाई है और जिनको वो पावर डेलीगेट की गई है। बड़ी अच्छी बात उसने कही, कहता है अलॉटमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज मस्ट बी मेड विद इन अ रीजनेबल टाइम। आज मैंने शेयर अप्लाई किए, 20 साल बाद आपकी चिट्ठी आती है कि सर आपको अलॉट हो गए। ठीक है, 20 साल बाद आप मेरे को अलॉट कर रहे हैं, इट शुड बी अलॉटेड विद इन अ रीजनेबल टाइम। तो हमने कहा व्हाट इज द रीजनेबल टाइम? तो अभी आगे जाकर आएगा भी, सेक्शन 56 कहता है कि जी 2 महीने मैक्सिमम। ठीक है, अगर किसी ने शेयर अप्लाई किए तो 2 मंथ्स के अंदर अंदर उसे अलॉटमेंट मिल जानी चाहिए। रीड कर देता हूं। अब वो कहता है व्हाट इज द रीजनेबल टाइम इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इन ईच केस। मैंने ना पहले भी आपको बोला था कि अब ये रीजनेबल क्या है, रीजनेबल टाइम क्या है, केस टू केस वेरी करेगा। एन एप्लीकेंट मे रिफ्यूज टू टेक द सिक्योरिटीज, अगर उसे अलॉटमेंट बहुत टाइम बाद दी गई। मेरे को 20 साल बाद आप कहते हो कि सर आप शेयर ले लो, मैंने कहा नहीं आज मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, पहले इंटरेस्टेड था। 2 साल बाद आप कहते हो तो आई मे नॉट बी इंटरेस्टेड। तब आपकी कंपनी के सिनेरियो कुछ और था, तब मैं लेना चाहता था, आज नहीं लेना चाहता। एज पर द सेक्शन 56 विद इन अ पीरियड ऑफ 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, 2 months from the date of application. In the case of allotment of any of its shares. Point number 3 बहुत अच्छा है जी, वो कहते हैं the allotment should be absolute and unconditional. आप शर्त रख के नहीं दे सकते जी। ठीक है, मैंने आपको पैसे दिए, आपने कहा कि जी एक शर्त पे देंगे। ठीक है, आपको ये फॉलो करना पड़ेगा, अपनी प्रॉपर्टी हमारे नाम करनी पड़ेगी, आपको ये शर्त पूरी करनी पड़ेगी। हमने कहा सर देने हैं दो, नहीं देने ना दो, यू कैन नॉट पुट द कंडीशन, इट शुड ऑलवेज एंड ऑलवेज बी अनकंडीशनल। ठीक है,
तो सिक्योरिटीज मस्ट बी अलॉटेड ऑन द सेम टर्म्स ऑन विच दे वर अप्लाइड। जब मैंने अप्लाई किया तो उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन है उस बेसिस पे ही आप कर सकते हो, आप कोई नई कंडीशन आप मेरे ऊपर इम्पोज नहीं कर सकते। And as they are stated in the application for the securities, allotment of the security subject to the certain conditions is not valid। ठीक है, अगर आप कुछ कंडीशंस मेरे ऊपर लगा दोगे नहीं, तो हमने आपको बोला चाहिए एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल होनी चाहिए। एप्लीकेशन में जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो तो लगेंगी। ठीक है, जैसे आपने कहा कि आपको मुझे पैसे इतनी दिनों में देने पड़ेंगे, वो तो मैंने देने ही है, बट आज आप मेरे को अलॉटमेंट के वक्त कोई नई शर्त मेरे ऊपर नहीं लगा सकते। द अलॉटमेंट मस्ट बी कम्युनिकेटेड ऑब्वियसली। ठीक है जी, आप मेरे को शेयर अलॉट करने हैं तो मेरे को बताएंगे तो सही। ठीक है, ये तो ना हम एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट में भी बढ़ाते हैं। ठीक है जी, अगर आपकी कंसेंट है तो आपने कहा कि जी यस आई डू एग्री, और वो चिट्ठी पे लेके आपने ड्रॉर में रख दिया और ताला लगा दिया। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट कभी हुआ ही नहीं, बिकॉज इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड। सो सेम वे आपने मेरे को ऑफर की मतलब शेयर अप्लाई किए और मैंने आपको अलॉट किए। ठीक है, अगर मैं आपको अलॉट कर रहा हूं, मैं अगर आपको कंसेंट दे रहा हूं कि मैं आपको इतने प्राइस पे शेयर देना चाहता हूं, तो कम्युनिकेट तो करना ही पड़ेगा ना। सो वो कहता है कि एज मेंशन्ड अर्लियर द पोस्टिंग ऑफ द लेटर ऑफ अलॉटमेंट और द अलॉटमेंट एडवाइस। ठीक है, एडवाइस मतलब एक्नॉलेजमेंट और कुछ नहीं, विल बी टेकन एज अ वैलिड कम्युनिकेशन ऑब्वियसली। ठीक है, उन्होंने कहा कि अगर आपने लेटर पोस्ट भी कर दी ना तब भी ये वैलिड माना जाएगा, चाहे वो लेटर कभी उसको पहुंचे ही नहीं, आपकी तरफ से पोस्ट होनी चाहिए। अलॉटमेंट अगेंस्ट द एप्लीकेशन ओनली, तो वो कहता है कि जी एक्ट रिक्वायर्स दैट द पर्सन शुड एग्री इन राइटिंग, उसे अप्लाई करना पड़ेगा जी, तभी आप उसे अलॉट कर सकते हैं। अगर उसने शेयर आपको अप्लाई ही नहीं की तो फिर आप उसे शेयर अलॉट नहीं कर सकते। सॉरी, Very principles regarding IPO और FPO ही है ना, no, मतलब नॉर्मल रूटीन में कोई ऐसी कंपनी के पास जा सकता है कि मेरे को शेयर इशू कर दो सेकेंडरी मार्केट्स के से हट ऑब्वियसली व्हाई नॉट, कंपनी क्यों करेगी, उसको पैसे चाहिए। खुद देखो लोग यहाँ पे मिल जाने कुछ करोड़ रुपए लगाना है, तुम मना थोड़ी ना करेंगे। दे आर गेटिंग द मनी ना। ठीक है, आपको नहीं चाहिए दूसरों के पैसे, अगर आप कहते हैं कि जी वी डू नॉट वांट यू टू बी द ऑनर और द शेयर होल्डर, मना कर दो, एप्लीकेशन मनी वापस करो। मतलब कभी भी हम आईपीओ और आईपीओ दिया ही तो जब आप चाहते ही नहीं हो कि वो बने शेयर होल्डर नहीं, द क्वेश्चन इज अदरवाइज देन द आईपीओ, है ना। चलें आगे, ये कोई भी कंपनी के लिए वैलिड है, मतलब किसी में भी जाएं और डायरेक्टर से बोल सकते हैं कि मेरे को इशू कर ऑफिस। ठीक है, इफ दे नीड द मनी, ठीक है, और अगर वो जिस प्राइस पे शेयर दे रहे हैं और आप उस प्राइस पे लेने को तैयार हैं, सो इट इज अ गुड डील। ठीक है, आप लेना चाहते हैं, वो बेचना चाहते हैं, उनको पैसा चाहिए, आपको शेयर चाहिए, नो प्रॉब्लम इन दैट, यू कैन अप्रोच एनी कंपनी, बट कंपनी दे या ना दे सोली देयर डिस्क्रिप्शन। ठीक है, उनको पैसे की जरूरत होगी तो दे देंगे, नहीं जरूरत होगी तो मना कर देंगे। कंपनीज वैसे करती हैं ऐसे? बहुत रेयर। ठीक है, जनरली वो अपनी पैसे से एक्सपेंशन करना चाहते हैं जी, मतलब मेरी कंपनी होगी और मेरे पास कोई भी XYZ आएगा जी और कहेगा कि जी आप मेरे को अपने शेयर दे दो, आई वुड नॉट लाइक टू गिव द शेयर। ठीक है, बट डिपेंड्स, अगर मेरे को पैसे की जरूरत है, एक्सपेंशन के लिए पैसा चाहिए, तो शायद मैं लोगों को जा जाके कह रहा हूँ कि सर मेरे शेयर दे दो। ठीक है, बायबैक भी तो कर सकते हो मार्केट में से, बायबैक में तो पैसे देने पड़ेंगे, पहले वैसे कम है। केस लॉस पे आते हैं जी, पॉइंट नंबर 1 कहता है कि जी अलॉटमेंट वैलिड मानी जाएगी। आपने मेरे को शेयर अलॉट किए, शेयर कौन अलॉट करता है, मैंने अभी पिछले पेज पे पढ़ा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेटर से उनकी अपॉइंटमेंट में कुछ डिफेक्ट था, 10 साल हो गए मेरे पैसे लिए और 10 साल हो गए मेरे को शेयर अलॉट किया। 10 साल बाद आप कहते हो कि सर जिस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आपको ये शेयर अलॉट किए थे, 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए, उनमें से एक ठीक तरह से अपॉइंट नहीं हुआ था। ठीक है, उसकी अपॉइंटमेंट में कुछ भी डिफेक्ट रह गया, चाहे वो प्रोसीजरल एरर ही क्यों ना हो, तो मैंने कहा कि जी मेरे शेयर थोड़ी ना आप चैलेंज कर दोगे, मेरे शेयर, मेरी अलॉटमेंट तो वैलिड मानी जाएगी, मेरे अलॉटमेंट तो वैलिड मानी जाएगी। ये रूल ना बहुत जगह आता है। देखिए कंपनी तो ना, नहीं तो इसका तो लूप होल बना लेगी। कंपनी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहती है, एक नए डायरेक्टर को जान के डिफेक्टफुली अपॉइंट कर देगी। ठीक है, नया प्रोजेक्ट हमने करना है और उसे कहेगी 5 साल आप प्रोजेक्ट चलाओ,
5 साल बाद अगर वो प्रोजेक्ट हो गया सुपर हिट तो डिफेक्ट को दूर कर देंगे और कहेंगे कि जी डिफेक्ट कभी किसी को पता ही ना लगने दो। बट अगर प्रोजेक्ट हो गया फ्लॉप तो हम कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ये तो डायरेक्टर ही हमारा ठीक से अपॉइंट नहीं हुआ था, सब अंडू करो। ठीक है, ये लैंड भी, मशीनरी के कॉन्ट्रैक्ट्स भी, रॉ मटेरियल का कॉन्ट्रैक्ट सब अंडू करो, क्योंकि ये तो डायरेक्टर ठीक से अपॉइंट ही नहीं हुआ। हमने कहा दिस इज नॉट। ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया, डायरेक्टर ने डायरेक्टर की पोजीशन में जितने भी काम किए वो सारे नहीं चैलेंज हो सकते। सेम इज फॉर द जजेस। ठीक है, एक जज लेटर से गलत तरीके से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज बन गया, 20 साल वो जजमेंट्स पे जजमेंट्स पास करे जा रहे हैं, और 20 साल के बाद आपने कहा कि सर इनकी अपॉइंटमेंट तो डिफेक्टफुल है, इनकी तो क्वालिफिकेशन पूरी नहीं होती टू बी द हाई कोर्ट जज, आज अंडू थोड़ी ना कर दो। ठीक है, इट इज डन व्हाट इज टू बी डन। अब जो होना था वो तो हो गया, कैन नॉट बी। उन पे जो एक्शन लेना है अपॉइंटमेंट पे या डायरेक्टर पे वो लिया जाएगा, बट मेरे शेयर थोड़ी ना उसके पीछे इनवैलिड हो जाएंगे। अगर अंडू पे वो लॉस कोई बेयर होता है तो वो कहते हैं शेयर होल्डर्स को बेयर करना पड़ेगा, अंडू करेंगे ही नहीं। मैं क्या कहता हूं, नहीं कभी ऐसा होता ही नहीं था। ठीक है, ये स्टार्टिंग से ही ऐसा है कि उनके एक्ट्स वैलिड माने जाएंगे, चाहे देयर वाज अ डिफेक्ट in the appointment of the directors but which are subsequently discovered, जो कि बाद में पता लगा कि there was some sort of defect in the appointment of directors जिन्होंने आपको शेयर अलॉट किए थे। सेम बात उसने आगे भी कही, कहता है अलॉटमेंट बाय द बोर्ड irregularly constituted may be subsequently, बोर्ड चाहे तो उसे रेटिफाई कर सकता है। ठीक है, रेटिफाई मतलब बाद में उसे अपनी परमिशन दे सकता है। उस वक्त बोर्ड के पास ये पावर नहीं थी, क्योंकि उस वक्त तो बोर्ड गलत तरीके से बना था। जब वो बोर्ड ठीक तरीके से बन गया तब वो उसको रेटिफाई भी कर सकते हैं। जैसे कि कोई डील थी, लेटर से रेटिफिकेशन सबको पता है ना, बाद में ऑथराइज करवा देना। आपने पहले तो मेरे से पूछ के नहीं किया, ठीक है, बट आपको मेरे से पूछना चाहिए था, बट बाद में जब मेरे को पता लगा तब मैंने अपनी परमिशन दे दी, तो हमने कहा कि इट इज सब्सिक्वेंटली रेटिफाइड, जो परमिशन इसमें आपको लेनी चाहिए थी वो अब मिल गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमने कहा द इंटरवल ऑफ 6 months बिटवीन द एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, इसको हमने अनरीजनेबल कहा। अभी पिछले पेज पे मैंने आपको पढ़ाया कि वैसे जो रीजनेबल है वो केस टू केस वेरी करता है, बट सेक्शन 56 ने बोला 2 months। ठीक है, 2 months जनरल एक हमने किया है। अब फॉर्मल अलॉटमेंट इज नॉट नेसेसरी, तो वो कहता है कि जी आपने एप्लीकेंट को अगर बता भी दिया, ठीक है, कम्युनिकेशन से हमारा मतलब था, तो कहता है कि जी फॉर्मल अलॉटमेंट लेटर ही उसको चाहिए, जरूरी नहीं है। लेटर से वो मेरे ऑफिस में ही काम करता है, डायरेक्टर ही है खुद, ठीक है, और उसे शेयर अलॉट करने हैं, तो वो कहते हैं सर मैं अपने आप को चिट्ठी लिखूं। ठीक है, जब मैंने खुद ही एंट्री की है, खुद ही रेजोल्यूशन पास किया, तो मेरे को पता लग ही गया ना कि मुझे शेयर अलॉट हुए हैं। ठीक है, सो इन दैट केस एक अलग से फॉर्मल लेटर होने की जरूरत नहीं है, बट अगर ये बात जब जाहिर है कि उसे पता लग गई है ये बात, तो अलग से आपको कम्युनिकेट फॉर्मेलिटीज में जाने की जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर ई, एनी पेमेंट विच इज presently enforceable against the company such as the consideration payable for the property purchase will constitute the payment in cash। सुन लीजिए, फिर आपको ये थोड़ा आसान लगेगा। कंपनी ने मेरे से मेरी प्रॉपर्टी खरीदी 2 करोड़ की, ठीक है जी, मेरे को 50 लाख रुपया दिया एडवांस, बाकी 1.5 करोड़ वो कहते कि जी दे देंगे, तो मैंने कहा ठीक है। और 6 महीने बाद कंपनी ने कहा कि सर सॉरी लिक्विडिटी क्रंच चल रहा है, हमारे पास पैसा है, इफ यू डोंट माइंड 1.5 करोड़ के शेयर इशू करते। ठीक है, अच्छी कंपनी है आपकी, ठीक है, और वैसे भी मेरा मन था आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने का, तो आप मेरे को 1.5 करोड़ के शेयर दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो कहते हैं कि जी ये वैलिड कंसिडरेशन है और इसको माना जाएगा कि कंपनी को मैंने कैश पे कर दिया, कंपनी ने मेरे को 1.5 करोड़ दिया प्रॉपर्टी का और मैंने वो 1.5 करोड़ से उनके शेयर खरीद लिए। ठीक है, तो वही कैश जो कंपनी ने मुझे देना था मैंने उनको वापस कर दिया। ठीक है, सो इन दैट केस एनी पेमेंट विच इज प्रेजेंटली एनफोर्सेबल अगेंस्ट द कंपनी, इसमें कंपनी ने मुझे रुपए देने थे, सच एज द कंसिडरेशन पेएबल फॉर द प्रॉपर्टी परचेज, कंपनी ने मेरे से प्रॉपर्टी खरीदी थी, तो वो कहता है कि जी अगर उस तरह से मैंने पे कर दी है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी ने मुझे कैश दे दिया और मैंने अपनी ऑब्लिगेशन, कंपनी की ऑब्लिगेशन फॉलो कर दी कि अब आपको 1.5 करोड़ देने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके बदले में आपने मुझे कैश पे कर दिया। अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स अगेंस्ट द प्रॉमिसरी नोट्स शैल नॉट बी वैलिड। ठीक है जी, आप पोस्ट डेटेड चेक दे दीजिए, कैश आज ही आना चाहिए, बस सीधी सी बात है। अगर आपको शेयर्स आज चाहिए तो आप कहें कि सर उधारी डाल दो, 6 महीने बाद पैसे दूंगा, 2 महीने बाद दूंगा, प्रॉमिसरी नोट ले लो, पोस्ट डेटेड चेक ले लो, गवर्नमेंट कहती है नहीं, ठीक है, आज कैश चाहिए, चाहे कैश हो चाहे इन काइंड हो। ठीक है, इट मे बी इन काइंड, बड़े लोग इन काइंड करते हैं, ठीक है, और उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा कि सर मैं 10 लाख की गाड़ी दे देता हूं, मैं 50 लाख का फ्लैट दे देता हूं, कंपनी के नाम पे ट्रांसफर करवाता हूं, मेरे को 50 लाख के शेयर दे दो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
कंपनी की बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए जी, बस उधर एसेट्स बढ़ गए 50 लाख से, ठीक है, चाहे वो कैश बढ़ा, बैंक बैलेंस बढ़ा या फिर फ्लैट आ गए या इन्वेस्टमेंट्स आ गए, और इधर से लायबिलिटी साइड पे आके शेयर कैपिटल आ गई। तो ये नॉर्मल से केस लॉज आए जी। अब अलॉटमेंट को कंपनीज एक्ट में से पढ़ लेते हैं। सेक्शन 39 है जी हमारे पास। Section 39 subsection 1 states that no allotment of the securities of the company offered to the public for the subscription shall be made unless the amount stated in the prospectus as a minimum amount has been subscribed. ये आपको पता है जी, it is 90%, ठीक है, 90% सब्सक्राइब होने ही चाहिए जी, तभी आप अलॉटमेंट कर सकते हैं। अगर आपके 90% शेयर सब्सक्राइब नहीं हुए 100% रिफंड करना पड़ेगा, जितने भी पैसे हैं सारे वापस करने पड़ेंगे। ये आईपीओ आपका फेल माना जाएगा कि आईपीओ फेल हो गया। और वो कहते हैं एंड द सम्स पेएबल ऑन द एप्लीकेशन। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त एक तो 90% सब्सक्राइब होने चाहिए, और वो कहते हैं द एप्लीकेशन के वक्त जो पैसे उनको एप्लीकेशन मनी में देने चाहिए थे वो आपको आने भी चाहिए, ठीक है, एप्लीकेशन मनी रिसीव होनी चाहिए। Amounts so stated have been paid to and received by the company by the check or other instrument, वो पैसे आपको रिसीव भी होने चाहिए जो एप्लीकेशन मनी है। फाइन, सिंपल, प्रॉब्लम तो नहीं है, बहुत सिंपल है जी। एप्लीकेशन मनी आनी चाहिए और 90% सब्सक्राइब होने चाहिए। किसी पर्सन ने अप्लाई तो कर दिए मेरे 100 करोड़ शेयर, एप्लीकेशन मनी 1 रुपया नहीं दी, ये नहीं कंसीडर होगा। इंस्ट्रूमेंट्स में बाकी सिक्योरिटीज इंक्लूड हो सकती हैं, मतलब हम शेयर के बदले शेयर वापस दे दी कंपनी को, हो सकता है? हो सकता है। आप गोल्ड दे दीजिए, गोल्ड बॉन्ड्स दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हमने शेयर देने किसी और कंपनी में, हमने कहा कि आप ये शेयर रख लो, मैं तो अपनी कंपनी के शेयर दे दो, ठीक है। आपको मेरी कंपनी में शेयर अप्लाई करने थे, आपने कहा सर मेरे पास 10 करोड़ के रिलायंस के शेयर है, ठीक है, 10 करोड़ कैश की जगह में से रिलायंस के शेयर ले लो, इन काइंड दे दो ना आप, दे दो, कोई प्रॉब्लम। सर अगर हमने आपको शेयर दिया फिर वो जो कंपनी लॉस मेकिंग है वो क्यों लेगा? फिर मैं वैल्यू कम कर दूंगा ना उनकी। लेटर साहब ने 100 का खरीदा था, तो मैंने कहा मैं तो 10 रुपए के हिसाब से लूंगा, ठीक है, देने हैं दो, नहीं देने हैं दो, फिर मैं तो कैश दे दूं। मिनिमम एप्लीकेशन मनी, देखिए आप भी बड़े स्मार्ट हैं, आपने कहा सर एप्लीकेशन मनी बड़ी कम कर देते हैं हम, ठीक है, 1%, 100 रुपए का शेयर है, 1 रुपया दे दो, ठीक है, 0.1%, 1 पैसा दे दो। हमने कहा नहीं, 5% से कम नहीं हो सकती, फेस वैल्यू का 5% तो आपको देना ही पड़ेगा कम से कम। कंपनी चाहे तो इसे ज्यादा रख सकती है, बट सेक्शन 39 सबसेक्शन 2 ने कहा था अमाउंट पेएबल ऑन द एप्लीकेशन ऑन एवरी सिक्योरिटी, सिक्योरिटी वर्ड समझते हैं आप, चाहे वो डिबेंचर ही क्यों ना हो, शेल नॉट बी लेस देन 5% ऑफ द फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू का यहाँ पे मतलब है फेस वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी और सच अदर परसेंटेज जो भी सेबी आपको कहता है इन द रेगुलेशन इन दिस बिहाफ, ठीक है, 5% तो कम से कम होना चाहिए। हायर पे प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उन्होंने क्या कहा, शुड नॉट बी लेस देन 5%, पूरा 5 होगा तो भी चलेगा। मनी टू बी रिटर्न अगर मिनिमम एप्लीकेशन मनी अगर आपने नहीं दी तो वो कहते हैं कि अलॉटमेंट आप कर दीजिए विद इन 30 डेज, 30 डेज के अंदर अंदर आप उनको अलॉटमेंट कर दीजिए, नहीं तो आपको एप्लीकेशन मनी 15 दिनों में वापस करनी पड़ेगी। 30 डेज के अंदर अंदर शेयर अलॉट कर दीजिए। अगर आपने उनको 30 डेज में शेयर अलॉट नहीं किए तो 15 दिन में उनके पैसे वापस कर दो। अब 15 दिन खत्म होने को है, मतलब टोटल 45 दिन हो गए। पहले 30 डेज तक हम आपकी वेट करते रहे कि आप इनकी एप्लीकेशन मनी अपने पास रख के बैठे हो, आप इनको शेयर अलॉट तो करो। 30 डेज खत्म हुए तो हमने कहा कि सर शेयर नहीं अलॉट करने, ठीक है, तो मैंने कहा कोई बात, 15 दिन दे रहे हैं, पैसे वापस कर दो। अब 15 दिन भी खत्म हो गए, मतलब 45 दिन हो गए, ना आप शेयर अलॉट कर रहे ना पैसे वापस कर रहे। शेयर अलॉट के लिए 30 डेज दिए थे और पैसे रिफंड के लिए आपको 15 डेज दिए थे। अब 15 दिन में अगर पैसे वापस नहीं किए तो हमने कहा अब इंटरेस्ट के साथ पैसे वापस करने पड़ेंगे 15% पर एनम, पर एनम फिक्स्ड, ठीक है जी, पर एनम आगे लिख लीजिए, पर एनम नहीं लिखा हुआ, पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर 45वें दिन से ब्याज लगना शुरू होगा, 45वें दिन से ब्याज लगना शुरू हो जाएगा, आपको 30 दिनों में शेयर अलॉट कर देने थे, नहीं करने शेयर अलॉट, 15 दिन में पैसे वापस कर दो 45 डेज के अंदर। 45 डेज में पैसे भी नहीं वापस किए, अब विद इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट भी कितना, 15%। और कंपनी को प्रॉपर रिटर्न फाइल करनी पड़ती है जी जब भी आप शेयर अलॉट करते हैं। देयर शैल बी अटैच्ड टू द फॉर्म PAS3 अ लिस्ट ऑफ अलॉटीज। अलॉटीज मतलब किस किस को आपने शेयर या सिक्योरिटीज अलॉट की हैं, जिसमें उनका नाम, पता, एड्रेस, ऑक्यूपेशन,
ठीक है। ऑक्यूपेशन सीए है, डॉक्टर है, बिजनेसमैन है, हाउसवाइफ है, ऑक्यूपेशन आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। स्टूडेंट है, स्टूडेंट भी बता सकते हैं, ठीक है। माइट बी अ स्टूडेंट इज अप्लाइंग, उसके पास उसके फादर ने उसको गिफ्ट किए हैं 10 लाख रुपए और वो 10 लाख रुपए लेकर आपकी कंपनी में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑक्यूपेशन में आप लिखेंगे जिसकी वो स्टूडेंट है, ठीक है। इफ एनी and the number of securities, उसे कितनी सिक्योरिटीज आपने दी, and the list is to be certified by the signatory of the PAS3 as being the correct and complete as per the records of the company, ठीक है जी। ये जो सिग्नेटरी है जी ऑब्वियसली कंपनी के डायरेक्टर्स होंगे, ठीक है। अगर एमडी है तो एमडी के साइन होने जरूरी है, नहीं तो कोई भी डायरेक्टर इसको अटेस्ट कर सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी की सर ये जो हम आपको लिस्ट दे रहे हैं इसमें जो भी फैक्ट्स हैं वो बिल्कुल सही हैं एज पर द रिकॉर्ड्स ऑफ कंपनी। इन केस ऑफ बोनस इश्यूज तो आपको कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग भी साथ में अटैच करनी पड़ेगी और तब भी आपको PAS3 भरना पड़ेगा। जब कभी भी आप शेयर इशू करेंगे, अलॉट करेंगे तो आपको PAS3 नाम का फॉर्म तो भरना ही पड़ेगा। पेनल्टी है जी, अगर आपने ये नहीं भरा तो 1000 रुपीज पर डे और 1 लाख विच एवर इज लेस, मतलब 100 दिन तक तो पेनल्टी बढ़ती रहेगी, ठीक है। 100 दिन के बाद फ्रीज हो जाएगी, ठीक है। अगर 120 दिन बाद फॉर्म भरा तो फिर 1 लाख रुपए की पेनल्टी लगेगी, 1000 रुपीज पर डे और 1 लाख विच एवर इज लेस। केस लॉ है जी हमारे पास, पढ़ लेते हैं। द कोर्ट ऑब्जर्व दैट वेयर अ शेयर इज फोरफिटेड एंड री इश्यूड, क्या किया आपने, पहले शेयर फोरफिट कर दिया, ठीक है। और जनरली 99% ऑफ द केसेस में फोरफिट तभी होते हैं जब कॉल इन एरियर्स, कोई आपके पैसे टाइम पे ना पे कर रहा हो। और इसके अलावा आपको AOA पढ़ना पड़ेगा कि और किन किन केसेस में शेयर फोरफिट हो सकते हैं, ठीक है। जो जनरल है वो तो मैंने आपको बता दिया कि कॉल इन एरियर्स है, आप पैसे नहीं टाइम पे दे रहे तो कंपनी आपको फर्स्ट वार्निंग, सेकंड वार्निंग और फाइनल वार्निंग देकर फिर आपके शेयर फोरफिट कर लेती है, ठीक है। और फोरफिट होता है आपके शेयर जब्त कर लेने चाहिए, कंपनी कहती है कि हमारे शेयर वापस कर दो क्योंकि आपने को जो पैसे देने चाहिए थे वो पैसे तो आप दे नहीं रहे, ठीक है। तो कंपनी आपसे आपके शेयर वापस ले लेती है। लेटर से 10 रुपए का शेयर था, आपने 5 रुपए आज तक पे किए, कंपनी कहती है बाकी 5 रुपए भी दो, ठीक है। और फर्स्ट वार्निंग, सेकंड वार्निंग, फाइनल वार्निंग के बाद भी आपने पैसे नहीं दिए, कंपनी कहती है कि जी अब भूल जाओ शेयर, ये शेयर अब हमारे पास है। फिर वो 5 रुपए का शेयर कंपनी किसी और को बेच लेती है आपके बिहाफ में, तो कंपनी ने शेयर फोरफिट कर लिया और उसको री इशू किया, तो ये कोई अलॉटमेंट नहीं है ऑब्वियसली, ठीक है। अलॉटमेंट में तो मैंने आपको बताया था न्यू शेयर्स कम इनटू द एग्जिस्टेंस, आपसे फोरफिट, एक से छीन लिया शेयर दूसरे को दे दिया, ठीक है। इसके अंदर कोई फ्रेश अलॉटमेंट तो हुई ही नहीं, चाहे कंपनी ही क्यों ना कर रही हो। In the sense of the appropriation of the shares out of the authorized and the unappropriated capital and the approved of the observation of that case on such forfeiture, all that happened was that the right of a particular shareholder disappeared. एक का नाम आपने कट कर दिया, एक के राइट्स आपने कट कर दिए, but the shares considered as a unit of the issued capital, क्योंकि वो तो पहले से ही इशू हो चुके थे, to exist and was kept in suspense। और मैंने आपको एक बात पहले भी बताई थी, कंपनी अपने शेयर तो कभी होल्ड ही नहीं कर सकती, तो कंपनी एक बार उसे सस्पेंस में रख लेती है। आपसे ले तो लिए कंपनी ने आज, बट अभी तक कोई नया बायर हमें मिला नहीं, तब तक ये शेयर्स इन सस्पेंस रखे जाएंगे जब तक हमारे पास दूसरा शेयर होल्डर कोई मिल नहीं जाता। और ये पहले भी आ चुका जी पॉइंट, दैट इज अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स अगेंस्ट द प्रॉमिसरी नोट्स और द पोस्ट डेटेड चेक्स आर नॉट वैलिड। आपको पैसा अभी चाहिए।